नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। इस बुलेटिन की बड़ी खबरों पर चर्चा से पहले आइए देखते हैं सुर्खियां। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर हलचल तेज। सोनिया गांधी ने पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल को दिल्ली बुलाया। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल के साथ चल रहे हैं वेणुगोपाल। जर्मन में मान के साथ क्या हुआ, पूरी जानकारी जुटाने में जुटी केंद्र सरकार। कांग्रेस और अकाली दल का आरोप, नशे के चलते मान ने कराई दिल्ली आने वाली फ्लाइट में देरी। जगदानंद सिंह बने बिहार आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने किया जगदानंद के नाम का प्रस्ताव, विरोध में किसी और ने नहीं की दावेदारी। आरक्षण की मांग को लेकर कुर्मी समुदाय ने तेज किया आंदोलन। बंगाल, उड़ीसा, झारखंड में रेल सेवाएं बाधित। कुर्मी समुदाय खुद को एसटी वर्ग में शामिल करने की कर रहा है मांग। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 579 अंकों की तेजी के साथ 59,720 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी 194 अंकों की तेजी के साथ 17,816 अंक पर हुआ बंद। तो ये थी सुर्खियां और अब बात कर लेते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की, जो जुड़ी है केंद्रीय जांच एजेंसियों के गलत इस्तेमाल से। विपक्ष का सवाल है कि सीबीआई ईडी के निशाने पर विपक्ष क्यों। एक बड़ा खुलासा हुआ है जिसमें यह साफ हो गया है कि यूपीए राज में 60% तो एनडीए शासन में 95% विपक्षी नेता सीबीआई के शिकंजे में फंसे। आखिर सीबीआई की रडार पर सिर्फ विपक्ष क्यों, इस खबर पर करेंगे विस्तार से चर्चा। बात होगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की, जो लिख रही है कामयाबी की नई इबारत, और 3 साल बाद कैसे साथ आए मायावती और अखिलेश यादव। वहीं आपको बताएंगे कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कैसे उग्र हुआ छात्रों का आंदोलन, और अंत में बात होगी हिजाब पर सुप्रीम कोर्ट में सरकारी दलील की। तो दोस्तों, विपक्षी दल के नेता बीजेपी को वॉशिंग मशीन बोलने लगे हैं। विपक्ष में रहते जिस नेता के खिलाफ सीबीआई या ईडी की जांच चल रही होती है, तो वो जैसे ही पाला बदलता है और वो बीजेपी में चला जाता है, तो जांच ठंडे बस्ते में चली जाती है। अब इसको लेकर मोदी सरकार सवालों के घेरे में आ गई है। राजनीतिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जांच एजेंसियों के दुरुपयोग की ओर इशारा करने वाली अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट ने बड़ा खुलासा किया है, और इस खुलासे के बाद अब विपक्ष ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधना भी शुरू कर दिया है। तो कैसे फंस गई मोदी सरकार, देखते हैं ये रिपोर्ट। देश की प्रमुख जांच एजेंसियों पर राजनीतिक दलों के इशारे पर काम करने के आरोप लगते रहे हैं। कभी उन्हें कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और पिंजरे का तोता कहा गया, कभी बीजेपी का जमाई। सीबीआई के अलावा आयकर और प्रवर्तन निदेशालय के राजनीतिक इस्तेमाल के आरोप लगते रहे हैं। पिछले 18 सालों के दौरान कांग्रेस और बीजेपी की सरकार में करीब 200 नेताओं के खिलाफ सीबीआई ने मामला दर्ज किया, गिरफ्तारियां की, छापेमारी या फिर पूछताछ की। इनमें से 80% नेता विपक्ष के रहे हैं। साल 2014 में एनडीए सरकार के सत्ता में आने के बाद ऐसे मामलों की संख्या और बढ़ी है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए के 10 सालों यानी 2004 से 2014 के दौरान 72 नेता सीबीआई जांच के दायरे में आए, और इनमें से 43 यानी 60% नेता विपक्ष से थे। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के 8 सालों के शासन में 124 प्रमुख नेताओं को सीबीआई जांच का सामना करना पड़ा है। उनमें से 118 विपक्ष से हैं, यानी 95% विपक्षी नेताओं के खिलाफ सीबीआई ने एक्शन लिया। यह आंकड़े सामने आने के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर उस अखबार की खबर को भी शेयर किया है जिसमें ये खुलासा हुआ है। अखिलेश ने ट्वीट करते हुए लिखा, गैरों पर सितम अपनों पे करम, ए हुक्मरान ये जुल्म ना कर। जब सत्ता में एनडीए की सरकार आई, तब से विपक्षी पार्टी का कोई नेता जैसे ही अपना पाला बदलता है तो उसके खिलाफ सीबीआई जांच ठंडे बस्ते में चली जाती है। 2014 की शुरुआत में एनडीए पार्ट 2 के दौरान राजनीतिक नेताओं के खिलाफ सीबीआई जांच ने रफ्तार पकड़ी। एजेंसी की जांच के दायरे में 118 प्रमुख विपक्षी राजनेताओं में से सबसे अधिक टीएमसी के 30 और कांग्रेस के 26 नेता हैं। सीबीआई ने इस दौरान सोनिया गांधी, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ और पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के करीबी रिश्तेदारों के खिलाफ भी जांच की। विपक्ष के प्रमुख नेताओं में टीएमसी के 30 नेता हैं, कांग्रेस के 26 नेता शामिल हैं, आरजेडी के 10 नेता शामिल हैं, बीजेडी के 10, वाईएसआरसीपी के 6, बीएसपी के 5, टीडीपी के 5, आप के 4, एसपी के 4, अन्ना द्रमुक के 4, सीपीएम के 4, एनसीपी के 3, एनसी के 2, डीएमके के 2, पीडीपी का 1, टीआरएस का 1 और 1 निर्दलीय है। इन आंकड़ों से अलग यूपीए और एनडीए पार्ट 2 के शासन में सीबीआई के छापे के समय पर सवाल उठता रहा है, जिसे विपक्षी नेताओं ने संसद से लेकर सड़क तक उठाया है।
इस रिपोर्ट के खुलासे से बीजेपी सरकार जांच एजेंसियों के मुद्दे पर बैकफुट पर आ गई है। वैसे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने भी बीजेपी को बैकफुट पर धकेल दिया है। राहुल का कारवां जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे बीजेपी बेदम होती नजर आ रही है। तो अब किन मुद्दों पर घिर गई बीजेपी, देखते हैं ये रिपोर्ट। राहुल गांधी के नेतृत्व में निकल रही भारत जोड़ो यात्रा हर रोज नए नए रिकॉर्ड बना रही है। यात्रा में जुट रही भीड़ बीजेपी पर दबाव बना रही है। 2024 में ये यात्रा बड़ा बदलाव करेगी। कांग्रेस का साफ कहना है कि इस यात्रा से कांग्रेस नए अवतार में दिखेगी। आज कांग्रेस नेताओं और हजारों पार्टी कार्यकर्ताओं ने भारत जोड़ो यात्रा के 13वें दिन की शुरुआत केरल के चेरड़तला से की। यात्रा की शुरुआत में सेंट माइकल्स कॉलेज में रामबूटन का पौधा लगाया गया। केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की पर्यावरण शाखा शास्त्रवेदी ने इसका आयोजन किया। आज की यात्रा को लेकर कांग्रेस महासचिव ने ट्वीट करके जानकारी दी थी। उन्होंने लिखा था, पिछले कुछ दिनों की तरह #भारत जोड़ो यात्रा का 13वां दिन भी सुबह करीब 6:30 बजे शुरू हुआ। आज पदयात्रा के सुबह के सत्र में भारत यात्री आलपुषा जिले के चेरतला के कुठिया धोटू तक 15 किलोमीटर पैदल चले। आज रात का कैंप कोच्चि जिले में लगाया जाएगा। भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने पर कांग्रेस ने अपने ट्विटर पर लिखा कि बदलेगा माहौल, बदलेगी तस्वीर। यात्रा की शुरुआत के दौरान राहुल ने एक बार फिर अपने ट्वीट से बीजेपी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने लिखा कि पुरानी पेंशन खत्म कर भाजपा ने बुजुर्गों को आत्मनिर्भर से निर्भर बना दिया। देश को मजबूत करने वाले सरकारी कर्मचारियों का हक है। पुरानी पेंशन हमने राजस्थान, छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन बहाल की। अब गुजरात में भी कांग्रेस की सरकार आएगी, पुरानी पेंशन लाएगी। 13वें दिन की यात्रा में हजारों लोगों की भीड़ जुटी है। आज राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम और कांग्रेस नेता सचिन पायलट भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। सचिन पायलट शाम 5:30 बजे कोच्चि पहुंचे। यहीं से वो यात्रा का हिस्सा बने। गौरतलब है कि कांग्रेस कन्याकुमारी से कश्मीर तक 150 दिनों तक भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है। फिलहाल ये यात्रा कन्याकुमारी के बाद केरल में जारी है। इससे पहले राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत कन्याकुमारी में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो चुके हैं। हालांकि विधानसभा सत्र के चलते उन्हें वापस आना पड़ा। भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान के 3 जिलों का दौरा भी करेगी। इस दौरान राहुल गांधी के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और दूसरे यात्री भी जुड़ सकते हैं। राहुल की यात्रा से बीजेपी बुरी तरह से डर गई है। उसे 2024 में सत्ता गंवाने का डर सता रहा है। वहीं आज एक बार फिर अखिलेश का समर्थन करती दिखी मायावती। अब 3 साल के बाद अखिलेश और मायावती साथ आते नजर आ रहे हैं। क्या 2024 के लोकसभा चुनाव है इसकी बड़ी वजह, या कुछ और? चलिए देखते हैं। राजनीति में ना कोई स्थायी दुश्मन होता है, ना कोई स्थायी दोस्त। समीकरणों और नफा नुकसान को देखते हुए नेता रंग बदलते हैं। अब देश में साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में अभी से राजनीतिक दलों के बीच दोस्ती की दास्तां लिखे जाने के संकेत मिल रहे हैं। खासकर उत्तर प्रदेश में बुआ भतीजे के बीच नफरत की दीवार हटती नजर आ रही है। ये संकेत बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती के एक ट्वीट से मिली है। दरअसल उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र के दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव की अगुवाई में पार्टी कानून व्यवस्था और महंगाई जैसे मुद्दों पर पैदल मार्च निकाल रही है। हालांकि पुलिस ने बैरिकेडिंग करके इस मार्च को रोक दिया। इस बीच बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक के बाद एक 3 ट्वीट किए, जिसमें बीजेपी सरकार पर तीखा हमला किया तो सपा के लिए उनकी तलखी कम नजर आई। हालांकि उन्होंने अपने ट्वीट में सपा या अखिलेश के नाम का जिक्र नहीं किया है। मायावती ने लिखा कि विपक्षी पार्टियों को सरकार की जन विरोधी नीतियों और उसकी निरंकुशता और जुल्म ज्यादती आदि को लेकर धरना प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं देना बीजेपी सरकार की नई तानाशाही प्रवृत्ति हो गई है। इसी के साथ उन्होंने लिखा, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, बदहाल सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था आदि के प्रति यूपी सरकार की लापरवाही के विरुद्ध धरना प्रदर्शन नहीं करने देने और उन पर दमन चक्र के पहले बीजेपी जरूर सोचे कि विधान भवन के सामने बात बात पर सड़क जाम करके आम जनजीवन ठप करने का उनका क्रूर इतिहास है। मायावती के इस ट्वीट के कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल 3 साल पहले सपा बीएसपी गठबंधन टूटने के बाद शायद पहली बार है जब मायावती ने किसी मुद्दे पर अखिलेश का समर्थन किया है। इस ट्वीट के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा है, क्या 2024 लोकसभा चुनाव में फिर से मायावती और अखिलेश यादव एक साथ आ सकते हैं? वहीं इन अटकलों के बीच समाजवादी पार्टी ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने कहा कि समाजवादी लोग जनता की आवाज उठाते हैं, उनकी परेशानियों को सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं। अच्छी बात है कि समाजवादी पार्टी की आवाज में कोई अपनी आवाज उठा रहा है। अब सपा के इस बयान से भी मायावती की तरफ से नरमी के संकेत मिले हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि यूपी की सियासत में एक बार फिर गठबंधन की नई तस्वीर उभर सकती है।
2024 को लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी गोटियां फिट करने में लगे हैं। ऐसे में अगर अखिलेश और मायावती एक हो जाते हैं तो यूपी के सियासी समीकरण बीजेपी के खिलाफ जा सकते हैं। यूपी में बीजेपी के खिलाफ तो छात्र भी नजर आ रहे हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में काफी दिनों से छात्र फीस बढ़ोतरी का विरोध कर रहे हैं। अब यह आंदोलन काफी तेज हो गया है, जिसके बाद इस आंदोलन को विपक्ष का भी साथ मिलता नजर आ रहा है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पिछले कई दिनों से घमासान मचा हुआ है। छात्र पिछले 20 दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इन छात्रों की आवाज अब तक प्रशासन तक नहीं पहुंची है। योगी सरकार ने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं, लेकिन रविवार को उस वक्त अचानक ये हंगामा बढ़ गया जब छात्र संघ भवन पर अनशन के दौरान एक छात्र ने यूपी पुलिस पर अपने परिवार का उत्पीड़न करने का आरोप लगाकर खुद पर पेट्रोल छिड़ककर जान देने की कोशिश की। इस दौरान वहां अफरा तफरी मच गई और पुलिस ने किसी तरह से उस छात्र को रोका। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में फीस वृद्धि वापस लेने की मांग को लेकर छात्र आंदोलन कर रहे हैं। छात्र पिछले 11 दिनों से फीस वृद्धि को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज भी वाइस चांसलर ऑफिस के सामने प्रदर्शन कर रहे कई छात्रों ने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क कर जान देने की कोशिश की। इस दौरान छात्रों की पुलिस के साथ झड़प हो गई। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में फीस वृद्धि को लेकर विरोध कर रहे छात्रों पर पुलिस ने वाटर कैनन से तितर वितर करने की कोशिश की। छत पर चढ़े छात्र को पुलिस पकड़कर नीचे लाई। छात्रों और पुलिस के बीच में झड़प जारी है। छात्रों ने फायर ब्रिगेड के पानी के पाइप को अपने कब्जे में कर लिया। पुलिस के साथ झड़प में कुछ छात्रों को चोटें भी आई हैं। छात्रों का कहना है कि यूनिवर्सिटी की तरफ से 400% फीस में बढ़ोतरी की गई है। छात्रों के समर्थन में आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी आवाज उठाई है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए लिखा कि जो सरकार छात्रों को जान लेने के मुहाने पर ले जाए, उससे युवाओं को नाउमीदगी और हताशा के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। छात्रों के विरोध प्रदर्शन को लेकर बीएसपी चीफ मायावती भी योगी सरकार पर बरसी हैं। उन्होंने लिखा है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा फीस में एक मुश्त भारी वृद्धि करने के विरोध में छात्रों के आंदोलन को जिस प्रकार से ताकत से दबाने का प्रयास जारी है, वो अनुचित व निंदनीय है। यूपी सरकार अपनी निरंकुशता को त्याग कर छात्रों की वाजिब मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करे। बीजेपी के राज में किसानों से लेकर छात्र तक आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में अब बीजेपी सरकार को अपनी नीतियों में सख्त सुधार की जरूरत है, नहीं तो जनता बदलाव करने में जरा भी देर नहीं लगाएगी। वैसे 2024 की हवा मोदी सरकार के खिलाफ नजर आ रही है। उनके मंत्री भी मुश्किल में दिख रहे हैं। महाराष्ट्र में केंद्रीय मंत्री के घर पर भी अब बुलडोजर चलने वाला है। तो क्या है पूरा मामला, देखते हैं इस रिपोर्ट में। अवैध निर्माण जब जनता करे तो बुलडोजर की कार्रवाई, लेकिन मोदी सरकार के ही मंत्री करें तो मौन धारण कर लिया जाता है। महाराष्ट्र में बीजेपी की सत्ता होने के बावजूद अब तक केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के मुंबई स्थित बंगले में किए गए अवैध निर्माण के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा था, लेकिन अब बम्बई हाईकोर्ट ने ही राणे को बड़ा झटका देते हुए इसे गिराने के आदेश दे दिए हैं। कोर्ट ने बीएमसी को 2 हफ्ते के अंदर अनाधिकृत हिस्से को गिराने और 1 हफ्ते बाद अदालत को अनुपालन रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। इतना ही नहीं, कोर्ट ने नारायण राणे पर 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। न्यायमूर्ति आर.डी. धानुका और न्यायमूर्ति कमल खता की एक खंडपीठ ने कहा कि बीएमसी को राणे परिवार के जरिए संचालित कंपनी की ओर से दाखिल दूसरे आवेदन पर विचार करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, क्योंकि ऐसा करने से अनाधिकृत निर्माण को प्रोत्साहन मिलेगा। दरअसल आरटीआई एक्टिविस्ट संतोष दोंदकर ने 2017 के बाद से बंगले को लेकर कई शिकायतें दर्ज कराई थी। बीएमसी ने इसे लेकर 25 फरवरी और 4 मार्च को 2 नोटिस जारी किए थे। 21 फरवरी को बीएमसी की टीम ने बंगले का निरीक्षण भी किया था। नोटिस में कहा गया था कि बेसमेंट से लेकर पूरे बंगले में बदलाव किया गया है। हालांकि पहले नोटिस में अवैध निर्माण का जिक्र नहीं था, लेकिन 4 मार्च को भेजे गए नोटिस में अवैध निर्माण का जिक्र था। वहीं नारायण राणे ने बताया था कि उन्हें जुहू बंगले के लिए नोटिस मिला है, जहां उनका परिवार रहता है। उन्होंने दावा किया था कि उन्होंने कोई अवैध निर्माण नहीं किया। वो 2009 में इस बंगले में शिफ्ट हुए हैं। उनके पास बीएमसी द्वारा जारी सर्टिफिकेट भी है, लेकिन अब कोर्ट में उनके सारे दावे फेल हो गए हैं और उनके घर को गिराने का आदेश जारी कर दिया गया। अब तक विपक्ष और खास समुदाय पर ही बुलडोजर चलता आया है। ये पहली बार है जब मोदी के मंत्री के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई होगी। इधर जम्मू कश्मीर में सत्ता पर काबिज होने के लिए बीजेपी लगातार नई चालें चल रही है। अब घाटी में 3 दशकों के बाद सिनेमा हॉल खोल दिए गए हैं, जिसे विपक्ष ने बीजेपी की चालबाजी करार दिया है। जम्मू कश्मीर में परिसीमन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। ऐसे में अब इंतजार है तो विधानसभा चुनाव का, जिसको लेकर दावा किया जा रहा है कि अगले साल की शुरुआत में कभी भी चुनाव हो सकते हैं। ऐसे में जम्मू कश्मीर में तैयारियां भी तेज हो गई हैं। ऐसे में अब केंद्र की बीजेपी सरकार भी घाटी में कमल खिलाने के सपने देख रही है और जनता को लुभाने में लग गई है। जहां पिछले दिनों राजा हरि सिंह की जयंती पर छुट्टी घोषित करके कश्मीर के हिंदुओं को अपने पाले में लाने की कोशिश की, तो अब कश्मीर की जनता को मनोरंजन का तोहफा दे दिया। लेकिन सरकार इस मुद्दे पर घिर गई है और AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार को आड़े हाथों ले लिया है। ओवैसी ने कहा,
आपने शोपियां और पुलवामा में सिनेमा हॉल खोले हैं, लेकिन श्रीनगर जामिया मस्जिद हर शुक्रवार को बंद क्यों रहती है? कम से कम दोपहर के मैटनी शो के दौरान इसे खोलने का आदेश दें। ओवैसी ने जामा मस्जिद का मुद्दा उठाकर मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में एलजी मनोज सिन्हा ने हाल ही में कुछ मल्टीप्लेक्स का उद्घाटन किया है। मिली जानकारी के मुताबिक फिल्म लाल सिंह चड्ढा के शो के साथ इनकी शुरुआत होगी। बीजेपी घाटी में कमल खिलाने के सुहाने सपने तो सजा रही है, लेकिन उसके लिए घाटी में बहुत सी चुनौतियां हैं। खासकर कश्मीरी पंडितों के पलायन ने सरकार की मुसीबत बढ़ा रखी है, जिससे साफ है कि बीजेपी की कोई भी कोशिश यहां रंग लाती नहीं दिख रही है। और बुलेटिन के आखिर में बात हिजाब पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई की। कर्नाटक हिजाब विवाद में आज 8वें दिन भी सुप्रीम कोर्ट में जोरदार बहस हुई, जहां मुस्लिम पक्ष ने हिजाब की अनिवार्यता को जायज ठहराया। याचिकाकर्ता के वकील ने साफ कहा कि हमें पसंद हो या ना हो, हिजाब पहनने का अधिकार नहीं छीन सकते। और क्या कुछ हुआ अदालत में, देखते हैं ये रिपोर्ट। साल की शुरुआत में कर्नाटक में हिजाब विवाद शुरू हुआ था, जिसने सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया में बवाल मचा दिया था। कई देशों ने कर्नाटक सरकार की निंदा भी की थी, जिसके बाद मामला हाई कोर्ट पहुंचा और उसके बाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई और हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को 8वें दिन सुनवाई हुई, जहां दोनों पक्षों की तरफ से अपनी अपनी दलीलें पेश की गई। याचिकाकर्ता के वकील दुष्यंत दवे ने कहा कि वो सरकार की उस दलील से सहमत नहीं है जिसमें उसने कहा है कि अनुच्छेद 25 और 26 के तहत संरक्षण सिर्फ उनके लिए है जो धर्म का अभिन्न और अनिवार्य हिस्सा है। ये अभ्यास धार्मिक अभ्यास हो सकता है, लेकिन उस धर्म के अभ्यास का एक अनिवार्य और अभिन्न अंग नहीं है। ये संविधान द्वारा संरक्षित नहीं है। जिस पर सवाल करते हुए जस्टिस धूलिया ने कहा कि क्या हम आवश्यक धार्मिक प्रथाओं को अलग कर स्थिति से नहीं निपट सकते। सवाल का जवाब देते हुए दवे ने बताया कि हाईकोर्ट ने केवल जरूरी धार्मिक प्रथा पर ही मामले को निपटा दिया है। इसके साथ ही दवे ने कहा कि लड़कियां हिजाब पहनना चाहती हैं, इससे किसके संवैधानिक अधिकार का हनन हुआ है, दूसरे छात्रों का या स्कूल का? हिजाब गरिमा का प्रतीक है। मुस्लिम महिला गरिमापूर्ण दिखती है, जैसे हिंदू महिला साड़ी के साथ अपना सिर ढकती है तो वो गरिमापूर्ण दिखती है। इससे किसी की शांति सुरक्षा भंग नहीं होती और शांति को कोई खतरा नहीं है। इतना ही नहीं, दवे ने आगे कहा कि ऐसा क्यों है कि अचानक 75 साल बाद राज्य ने इस प्रकार का प्रतिबंध लगाने का विचार किया। इसके लिए राज्य के पास कोई न्याय संगत कारण या औचित्य नहीं था। ये चौंकाने वाला फैसला था। कर्नाटक में कई बार अल्पसंख्यक समुदाय को टारगेट किया गया है। हम एक समुदाय के मन में डर नहीं बना सकते। भारत में 16 करोड़ मुस्लिम हैं। कर्नाटक सरकार का आदेश असंवैधानिक है। ये आदेश गैर कानूनी है। हाईकोर्ट का फैसला टिकने वाला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को इस आदेश को रद्द कर देना चाहिए। वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपनी दलीलें देते हुए इस पूरे मामले का जिम्मेदार पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई को बताया। उन्होंने कहा लड़कियां पीएफआई के प्रभाव में ऐसा कर रही हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुनवाई को कल यानी बुधवार तक के लिए स्थगित कर दिया, जबकि दावा किया जा रहा था कि आज इस मामले में सुनवाई पूरी हो जाएगी। बता दें कि हिजाब विवाद उडुपी के एक कॉलेज से शुरू हुआ था, जहां हिजाब पहनकर आने वाली छात्राओं को कॉलेज में प्रवेश नहीं दिया गया था, जिसके बाद छात्राओं ने इसके खिलाफ आवाज उठाई थी। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।